हाय गाइस। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी समझेंगे कि जो पॉलिटी है उसको प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर किया जाए। ये पूरा सेशन प्रीलिम्स को के स्पेसिफिक है, मेंस का इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत है। तो लक्ष्मीकांत को कवर करके हम मेंस तो कवर नहीं कर सकते। मेंस के लिए हमें गवर्नेंस वाला पार्ट पढ़ना पड़ता है, सोशल जस्टिस एंड ऑल। तो उसके लिए थोड़ा एवब और भी जो बुक है वो रिकमेंड होगा। तो मेंस का जब हम बनाएंगे वीडियो तो उसमें हम आपको बताएंगे सारा। अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स के को फोकस करते हैं। तो लक्ष्मीकांत सबसे इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत इम्पॉर्टेंट इसलिए कि प्रीलिम्स आपका इसमें क्लियर हो जाता है पूरा। आप अगर प्रीलिम्स का ट्रेंड देखें तो लास्ट 5 ईयर का भी ट्रेंड उठाएंगे तो आपको एवरेज, अगर आप लास्ट 5 ईयर का भी ट्रेंड उठाते हैं तो एवरेज जो है वो आपको 15 से 25 इतना, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, इतना क्वेश्चन तो होता ही है। तो 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं 30 मार्क्स आपके यहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आपका इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर है, यानी 30 मार्क्स, ऑलमोस्ट 1/3 मार्क्स आप एग्ज़ाम में, यानी कट ऑफ अगर आप देखें हर ईयर तो 90 से 100 जा रहा है। तो आप 30 मार्क्स इसी से ला सकते हैं अगर आप करेक्ट करते हैं 100%। तो जब आप 30 लाएंगे तो 1/3 तो आपका मार्क्स इसी से आ जाता है। तो इसके बाद आपको 2/3 मार्क्स पे ही फोकस करना होता है। तो उसके लिए इकोनॉमी, अदर सब्जेक्ट है जो भी आपका स्ट्रांग है उस बेसिस पे चलें। पॉलिटी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इजी इसलिए कि एक तो फैक्चुअल है और बाकी करंट में ये काफ़ी रहता है। हमारे इंडिया में जो आप अगर न्यूज़ चैनल को देखें तो वो मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ ही कवर करते हैं। तो सब कुछ हमेशा न्यूज़ में रहता है। अगर हम एग्जीक्यूटिव तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, मंत्री ने ये किया। और अगर बात करें लेजिस्लेचर की, वो भी हमेशा रहता है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा, पार्लियामेंट में किसी को सस्पेंड कर दिया गया है, किसी को टर्मिनेट कर दिया गया है, किसी का कोई डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये सब पॉलिटी का पार्ट है। राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हुए, फिर से क्वालीफाई हो गए। तो वो सब जो है वो पॉलिटिक के आसपास ही चल रहा है, ये पॉलिटी है पूरा। जुडिशरी अगर बात करें, जो 3 ऑर्गन है, तो जुडिशरी में भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा न्यूज़ में रहता है और टॉपिक है वो। सुप्रीम कोर्ट अभी आर्टिकल 370 वो पे चल रही है, वहाँ पे हियरिंग। फिर अगर आप बात करें तो LGBTQ राइट्स पे वो चल रहा है हियरिंग। फिर अगर आप बात करें राम मंदिर वाला जो इशू था, सबरीमाला था, तो ये सब राइट टू रिलीजन की बात हो जाती है, राइट टू लीव की, राइट टू इन्वायरमेंट की, सब कुछ चल रहा है। तो आप पॉलिटी बहुत इजी है क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारा न्यूज़ इससे रिलेटेड रहता है। तो हम समझते हैं कि कैसे हम कवर करेंगे। लाइक पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत कैसे, अगर हम एम लक्ष्मीकांत सारा कवर कर लेते हैं कंप्लीट, कम से कम 3 बार विथ रिवीजन, तो एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा प्रीलिम्स में, अगर हम ऐसा करते हैं। तो आप अगर हम चैप्टर्स में देखें तो कितना, अगर हम सिर्फ लक्ष्मीकांत एनफ है, आप पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए लक्ष्मीकांत एनफ है। आप अगर, मैं सारे यूनिट्स को लेके बताता चलता हूँ आपको। जो पार्ट 1 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला जो पार्ट है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे है बातें, यानी कि 73 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका वो है, लेके 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक है, ठीक है। तो इतना ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व किया, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जो प्रियम्बल है, ये ऑल दैट कैसे इवॉल्व हुआ, कमिटीज़ क्या थी, उसको लेके सब कुछ, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ ही रहा है एवरी टाइम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट है, ऑलमोस्ट डिबेट तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिमांड रखा गया वो डिमांड क्या था, कंपोजिशन क्या थी, जो फैक्ट्स है बिल्कुल, वर्किंग कैसे वर्क कर रहा था, कितनी कमेटियाँ बनी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया, इन्फोर्स कब किया गया, जो एक्सपर्ट कमेटी थी कांग्रेस की वो क्या है। साथ में आपको क्रिटिसिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मेंस में आपको काम आ जाएगा कि क्या क्रिटिसिज्म था। कुछ फैक्ट्स भी हैं, जो हिंदी टेक्स्ट है वो सब तो इतना कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट। अगर हम जो पार्ट 1 जो हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको ऑलमोस्ट इसको कवर करने में, इसमें जो बिग चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि इसमें सारे लॉ हैं, ये आप मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं। जब स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे, मैं स्पेक्ट्रम भी कैसे कवर करेंगे उसका एक वीडियो अलग से बना दूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल से कितने बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में जोड़ा गया, कितने बार अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको पढ़ना है। जो भी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा, वो सब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन तीनों में कहाँ पे है, इनसे ऊपर है, ओवर रूल करता है या नहीं करता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और स्टेट आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4, 5 तक, जो आर्टिकल 3 तक सॉरी, वो है स्टेट को कैसे इस्टेब्लिश करना है, स्टेट रीऑर्गेनाइज कैसे होगा, पार्लियामेंट का क्या पावर है, वो किसी दूसरी कंट्री के साथ हम टेरिटरी को एक्सचेंज करते हैं तो उसका क्या पावर है, कैसे स्टेट बना, कैसे यूनियन टेरिटरी, क्या पहले भी यूनियन टेरिटरी था, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप सारा कुछ इसमें समझते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एवरी चैप्टर है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसी को स्किप करें। वो जब हम एक बार तो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग हमें सब कुछ पढ़ना ही है, ताकि एक जो दिमाग में है, जो माइंड में, वो इवोल्यूशन रहे बुक का। जब हम पढ़ते हैं स्किप करके तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। कनेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कनेक्ट जो ब्रिज बनेगा वो कंप्लीट रीडिंग के बाद ही ब्रिज बन पाएगा। आप चाहें तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्रिज जो बनाना पड़ेगा आपको, वो कंप्लीट रीडिंग के बाद ही ब्रिज बन सकता है। सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो CAA 2019 में आ गया आपको, अगर आप देखें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, तो उसके लिए इंडिया में काफ़ी मूवमेंट भी चला अगेंस्ट गवर्नमेंट की ये गलत है, इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया मुस्लिम्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है। CAA आया तो, और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, और साथ में जो हम इसका कंपैरिजन है अदर कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, या फिर अमेरिका में सिटीजनशिप कैसे है, जैसे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है, OCI को लेकर रूल्स भी बने। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनका भी है वो रूल बना। फंडामेंटल राइट्स तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आते हैं, अनटचेबिलिटी को लेके क्वेश्चन आ चुका था एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ेंगे। तो आपको 2 से 3 दिन में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसको कंप्लीट कर लेना है। 2-3 डेज़ टोटल। इसमें आप देखेंगे तो टोटल 11 चैप्टर है। अगर 3 चैप्टर आप लेके चलते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, ये आप दोनों साथ में कर लीजिए DPSP के। यानी इसमें जो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, सेलिएंट फीचर साथ में कर लें, फर्स्ट 3 चैप्टर साथ में, 1, 2, 3 यानी सेलिएंट फीचर तक। फिर प्रीएम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप को एक साथ कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, FR, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक साथ कर लीजिए, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार कर लीजिए। ये वाला पार्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, वो केशवानंद भारती 1973 का केस क्या है, वो सब कुछ, 1974 सब कुछ पढ़ना है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट का पावर कितना है हमारी कंट्री के पास। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं। फिर इंटर स्टेट रिलीजन, तो इसमें अगर आप देखें तो टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न में ज़्यादातर जो है प्रेसिडेंट इंक्लूड होते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी प्रोविज़न को लेके। तो जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इमरजेंसी प्रोविज़न का बहुत सारा क्या, तीनों आएगा ही, क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर है। जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब आएगा, तो इसको तब आप पढ़ें जब प्रेसिडेंट को पढ़ें, या जब आप पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट का जो पावर है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिवीजन के लिए भी ऐसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, प्रेसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि 2000, पहले तो एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये 2023 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सॉरी फॉर राइटिंग। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये 2023 UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आया हुआ है। अब देखिए ये डायरेक्ट इसमें है अवेलेबल,
ये आपको मैं दिखाता हूँ, जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, यानी यहाँ आ जाते हैं जुडिशियल रिव्यू में। आप देखिए जुडिशियल रिव्यू में आपको ये मिलेगा कॉन्सेप्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जुडिशियल रिव्यू को लोग ले करके वो है, यहाँ पे है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाला पेज है चैप्टर, जुडिशियल रिव्यू के चैप्टर में, तो इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफ़ाइन किया गया यहाँ पे साथ में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन उठाया गया है, आप ऐसा समझिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छूटेगा। दूसरे क्वेश्चन में आइए, जैसे यहाँ पे है फाइनेंशियल बिल को लेके, मनी बिल को लेके इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। अब मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ कि जो चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है ताकि वो जल्दी हो जाए। फर्स्ट रीडिंग जो है वो 2 महीने, मोस्टली आप 60 डेज़ दीजिए इसको। डेली अगर आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो एनफ है। 2 घंटे अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं, 5-5 घंटे पढ़ाई कीजिए। तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न को आप प्रेसिडेंट के साथ, पार्लियामेंट के साथ पढ़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको ध्यान देंगे आप। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे साथ में गवर्नर पढ़ेंगे कंपेयर करके। जब आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के साथ पढ़ेंगे कंपेयर करके, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कुछ नहीं है, बस इसको इसलिए बनाया गया है कि जब प्रेसिडेंट अनेबल हो कुछ करने में, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो, तब वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। ऐसे इनका कोई काम नहीं है। एक काम है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो भी हमेशा नहीं होते हैं, उसके लिए वाइस चेयरमैन अवेलेबल है तो वो कर लेता है जो भी सारा काम है वो। प्राइम मिनिस्टर हम जब पढ़ेंगे तो चीफ मिनिस्टर के साथ पढ़ेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें सीएम के साथ। ओथ जो भी है, ओथ को लेके एवरीथिंग। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़ेंगे। कैबिनेट कमिटीज़, कैबिनेट कमेटी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे फीचर है कैबिनेट कमेटी का। लिस्ट क्या, फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फीचर्स इंपॉर्टेंट। लिस्ट ऑफ एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कि हटा दिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तो अब रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, 5 क्वेश्चन तो आते हैं पार्लियामेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें पार्लियामेंट कैसे फंक्शन कर रहा है आप देखें। जब भी सेशन होगा, एवरी डे आप न्यूज़ चैनल खोलें, न्यूज़पेपर उठाएं, तो आपको दिखेगा कि आज पार्लियामेंट में डिसरप्शन है, अपोजिशन ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि अपोजिशन ने चलने नहीं दिया। वेल में जाके स्पीकर के सामने वो चिल्ला रहे थे, बहुत सारा नॉइज़ कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री को चाहते हैं कि वो आ जाएं। ऐसा चल रहा है, जैसे अभी एक इशू चल रहा था कि पीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कि पीएम को आना चाहिए, पीएम को मणिपुर में बोलना चाहिए। तो ये सब इशूज़ रहते हैं, तो पार्लियामेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वो सब उतने टेक्निकलिटीज़ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो इतना टेक्निकल होने के लिए क्या चल रहा है, क्या है वहाँ पे, जो स्पीकर हैं वो कैसे काम करते हैं, जिस दिन स्पीकर नहीं आ रहे हैं वो कौन करता है, उसके लिए जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन बना हुआ है वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, या वाइस जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कैसे होते हैं, कोई सुपरिटेंडेंस है या नहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, वो राज्यसभा का पोजीशन क्या है, कंपेयर होगा। ये एवरीथिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की सोब्रियग्निटी कितनी है, कॉन्स्टिट्यूशन से एबव है या कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे है, एवरीथिंग। पार्लियामेंट्री कमेटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिल आता है तो उसका जो स्क्रूटनी करते हैं, तो उस बिल को स्क्रूटनाइज करने के लिए वो कमिटीज़ के पास जाता है। कुछ स्टैंडिंग कमेटी है, कुछ एडहॉक कमेटी है जो टेम्पररी इस्टेब्लिश किया जाता है, जो परमानेंट कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी वो हमेशा के लिए होता है, 1 ईयर के लिए, बार बार उसको एवरी ईयर फॉर्म किया जाता है। पार्लियामेंट्री फोरम इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट। फिर जब आप जुडिशरी में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब इसमें तो नहीं होगा। हाई कोर्ट
हाई कोर्ट स्टेट वाले में होगा, तो आप साथ साथ में पढ़ेंगे। जैसे अभी जब प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे तो साथ में गवर्नर पढ़ लेंगे, 2 चैप्टर एक बार में ख़त्म होगा। पीएम पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर पढ़ लेंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो फिर आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लेंगे। जब आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट पढ़ लेंगे। जब आप हाई कोर्ट पढ़ेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे तो सेम टाइम पे आप इसी के सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट पढ़ लेंगे। ट्राइब्यूनल्स अलग से है, ट्राइब्यूनल्स आप पढ़ लीजिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हायरार्की आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशल प्रोविज़न है कुछ स्टेट्स के लिए, वो पढ़ लीजिए। आर्टिकल 371 ये आप पढ़ेंगे तो आपको मणिपुर इशूज़ एंड ऑल दैट समझ में भी आएगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का नहीं रहा स्पेशल प्रोविज़न तो अब वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड के लिए है। जैसे मणिपुर का इशू चल रहा है काफ़ी इंडिया में, तो मणिपुर यहाँ पे है। आप देखिए आर्टिकल 371 का ही है पार्ट, वो ABCDEF जो उसमें बांट दिया गया। पंचायती लोकल गवर्नमेंट, दुनिया में एकमात्र कंट्री हमारी है पंचायती राज जिसके पास है, यानी थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट। तो पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ऑल दैट, कंपलसरी वॉलंटरी प्रोविज़न क्या है। अब ये कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविज़न जो है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ आपको दे दिया जाएगा कि मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन में MQQ 3 सेंटेंस ऐसे 1 2 3 इसमें 3 सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सा कंपलसरी है कौन सा वॉलंटरी है। तो आपको फिर वो याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मतलब मोस्टली रटना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इज़ अलग कि वो समझ में आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको रटना है सब कुछ, क्यों बिना रटे आप आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर ये म्यूनिसिपैलिटीज़ करना है कवर, यूटी एंड स्पेशल एरियाज़ और शेड्यूल्ड एरिया। जैसे यहाँ पे है यूटी एंड स्पेशल एरिया, ये वाला जो पार्ट है। और अगर हम बात करें इस वाले पार्ट का, स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट, तो इस तीनों को एक साथ पढ़िए आप, ये वाला और 37 नंबर चैप्टर, और यूटी में यूटी एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ये 3 चैप्टर को एक साथ पढ़िए, एक दिन में पढ़ लीजिए, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। जैसे आप पंचायती राज पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ उसी दिन साथ में हो जाना चाहिए, कंपेयर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों साथ में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल साथ में पढ़ेंगे, एक दिन में पढ़ेंगे। एक पेज का चैप्टर है ये, मुश्किल से 1 से 2 पेज का चैप्टर है, तो अगर हम पढ़ेंगे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब उसमें विज़न एंड ऑल, विज़न, ऑब्जेक्टिव ये सब लिखा हुआ है। कोई सबका विज़न एक ही है कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है। कोई गलत ऐसा तो नहीं लिखा रहेगा कि इलेक्शन कमीशन कभी कभी करप्शन कर सकता है, चीट डे चल रहा है जिम की तरह। ऐसा तो चीट डे नहीं है कि आज मोमोज़ खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। उनको तो हमें विज़न में वही होगा कि फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। नहीं, कभी कभी अच्छे PM आ जाएं, मतलब उनके फेवरेट, तो फिर फ्री एंड फेयर नहीं कराएंगे, चलो 2 बार ऐसा कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होने वाला है। वो तो सबका विज़न एक ही होगा, ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। ये तो कॉमन सेंस है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, GST अब ऐड हो गया 17 के बाद, क्योंकि GST आ गया। GST भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, GST एंड टैक्स, सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर SC ST BC यानी OBC जो था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग ने अभी रिपोर्ट भी दिया NHI को लेके, तो कैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैग कभी भी आ सकता है, कैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये साथ में जाएगा दोनों, क्योंकि ये यूनियन के लिए, स्टेट के लिए, तो आप ऐसे कवर करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वही साथ में जाएगा, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स। इस बार क्वेश्चन भी आया है UPSC में कि कौन कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसमें कंज्यूमर फोरम के बारे में भी था, ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी था, अब ह्यूमन राइट्स कमीशन भी था। अब पढ़ा होगा हम लोगों ने तो हमें याद होगा। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लगता है कितना इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ह्यूमन राइट्स की बात करती है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो अब क्योंकि बनाया है हमने कमीशन, तो ऑब्वियसली होगा। ऐसा हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, पढ़ा होगा, अच्छे से रटा होगा, तो फिर हम उसको कवर कर पाएंगे। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC है, ये नहीं है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है। सेंट्रल सिविलेंस, फिर CBI तो बिल्कुल नहीं है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके तहत आता है। लोकपाल और लोकायुक्त, जो 2013 में एक आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल जी जिससे मुख्यमंत्री बन गए इतने पॉपुलर होने के बाद, तो
अन्ना हजारे लीड कर रहे थे उसको। तो ये किसके लिए था? इसी के लिए था, उसी टाइम इसको पास किया गया। लेकिन कितने स्टेट में लोकपाल है, लोकायुक्त है, ये भी देखने वाली बात है। नेशनल NIA बनाया गया टेररिज्म के लिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये GS पेपर 3 का जो पार्ट है उसके लिए है। अब इसमें आप समझ सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। GS पेपर 3 जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेम, उसमें आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, कि भारत में कौन सी इंस्टीट्यूशन काम करती है। होम मिनिस्ट्री के अंदर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री, कौन इसको देख रहा है? मोस्टली होम मिनिस्ट्री देखती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह हैं अभी, तो ये भी है 97th अमेंडमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी रिसेंटली बोला, हिंदी को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि, और जैसे जुडिशरी का लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश है, सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश ही है, तो उसको हिंदी कर देना चाहिए। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है कि सिर्फ हिंदी वाले लोग तो है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो कैसे होगा? पब्लिक सर्विस के बारे में, तो ये जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है इसको एक बार में, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ये पूरा पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन को लेके है। इलेक्शन कैसे हो रहा है, रोल ऑफ रीजनल पार्टी क्या है। अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है वो बन गई नेशनल पार्टी, तो वो कैसे बन रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पार्टी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल पार्टी क्या है, डिसफंक्शन कैसे करता है, रिकग्निशन कैसे होता है नेशनल और स्टेट पार्टी का, पार्टी सिस्टम इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, एवरीथिंग ये आप, तो वन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। जब आप, क्योंकि आप जब आप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारे करंट अफेयर तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में क्या करंट अफेयर आएगा एवरीडे? इन्फ्लेशन, MPSC की मीटिंग हुई, GST बढ़ा दिया गया, GST घटा दिया गया, एक्सपोर्ट घट गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट घट गया। बहुत सिंपल सा न्यूज़ आ रहा है, इसमें इतना टेक्निकल होगा। अब RPA के तहत बोला गया कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई होंगे, वो 2 ईयर से ज़्यादा हो रहा है, डिफेमेशन का केस क्या है, तो ये सब आप पढ़ेंगे तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, वोटिंग बिहेवियर है, कोalition गवर्नमेंट है, ये सब बहुत छोटे चैप्टर हैं। प्रेशर ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस पेपर 2 में साफ साफ प्रेशर ग्रुप्स मेंशन किया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन मीनिंग ये है, फॉरेन पॉलिसी, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो जो लायक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग, एक कमेटी बैठी थी, तो उस कमीशन के बारे में कि उसने क्या बताया, 50 ईयर्स कैसा रहा, ये एवरीथिंग ओके। अपेंडिक्स में कुछ इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, आप जो प्रेसिडेंट्स का टेबल है वो पढ़ लीजिए कि कौन नंबर 1 पे है ऑर्डर्स में, जैसे 7 पे सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं विथ यूनियन मिनिस्टर एंड ऑल, तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं स्पीकर के साथ। तो ये है। अब इसमें टोटल हैं 80 चैप्टर्स। अगर आप इसको 2 मंथ्स में कवर करना चाहते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे चैप्टर एक पेज के हैं, 1-2 पेज के, तो आप इस पर मज़े कि 80 चैप्टर्स है, कैसे ख़त्म होगा? आराम से ये ख़त्म हो जाएगा। बस आपको वो कंपेयर करके पढ़ना है, लाइक प्रेसिडेंट को गवर्नर के साथ पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट साथ में पढ़ना है, यानी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर साथ में पढ़ लेना है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ पढ़ लेना है, जुडिशियरी पूरा एक बार में 1 दिन में पढ़िए या 2 दिन में, मतलब वो फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज़म, PIL, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हिरार्की पूरा है वो सारा पढ़ना है। लोकल स्टेट में स्पेशल सिस्टम जो स्टेट के लिए बनाया गया है वो पूरा पढ़ लेना है हमें, साथ में यूनियन टेरिटरी वो साथ में पढ़ लेना है। तो ये सब हम कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर void by the Supreme Court of India, all acts done by him her in the performance of duties of his her office of president, यानी जब वो ऑफिस में था, बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड, तो वो सब इनवैलिड कर दिया जाएगा। यानी कि जब मान लो कोई प्रेसिडेंट बना, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है, मतलब प्रेसिडेंट गलत तरीके से बना, या फिर कुछ इलेक्शन में प्रॉब्लम था, इलेक्शन रिग किया गया या कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता था। उसके द्वारा जब तक वो प्रेसिडेंट रहा बनने के बाद, तब तक जो भी एक्ट किया गया उसको भी इनवैलिड कर दिया जाएगा। वैसे तो ये सेंटेंस गलत है, लेकिन आप देखिए ये डायरेक्टली कैसे पॉलिटी में आपको मिलेगा। ये 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। तो
प्रेसिडेंट में ये डायरेक्टली आपको मिल जाता है, लाइक तो मतलब जो जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ लाइक वैसे ही है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफ़ाइन किया गया, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ उसका आंसर होना चाहिए। वैसे तो अभी इसमें बहुत डिबेट है, कुछ लोग बोल रहे हैं फेयर ए होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डी होगा, सी होगा, लेकिन देखते हैं यूपीएससी क्या बोलती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ही होना चाहिए, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सिर्फ ये नहीं देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना कि जो लॉ है उसका जो प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, मतलब कि वो फेयर एप्लीकेबल है या नहीं, गलत तरीके से तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे है, ये देखिए, इफ़ द प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से इफ़ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated। अब ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है डायरेक्ट यहीं का है, डिसीजन बिकम इनवैलिडेट, वहाँ बोल रहा है नॉट इनवैलिडेट, तो हम सीधे इसको काटेंगे, ये नहीं होगा, तो 2 हमारे पास बच रहा है। उसके बाद 2 बहुत ईजी था, व्हेन ए बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स, ये पॉकेट वीटो की बात कर रहा है। अब जब पॉकेट वीटो में जाएंगे, जो पॉकेट वीटो है उनके पास सब्सटेंटिव वीटो है, पॉकेट वीटो है, तो प्रेसिडेंट की पावर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सेंटेंस भी आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली कि कैसे डायरेक्टली पूछा गया है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ रहे हैं, आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आ रहा है वो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन, यानी उनका यानी वो पॉकेट वीटो को डिफाइन कर दिया है उसने सीधा का सीधा उस वाले क्वेश्चन में। तो हम पॉकेट वीटो के बारे में देखते हैं, जो सेंटेंस मैंने आपको वहाँ पे दिखाया वो सीधा यहाँ पे अवेलेबल है, यानी एम लक्ष्मीकांत जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं वीटो पावर ऑफ द वैकेंसी नहीं, पावर, लेजिस्लेटिव पावर, वीटो पावर है, ये वीटो पावर रहा। पॉकेट वीटो में आते हैं, अब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो में क्या लिखा है, आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जो बिल पास किया जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट विद इन विच हैज़ टू टेक द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द बिल। ठीक है, तो ये साफ यहीं पे लिखा हुआ है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये, अभी जो मैंने आपको सेंटेंस दिखाया, व्हेन ए बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आपके लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी को आप मोस्टली, आप पॉलिटी के साथ अब जाते हैं तो पॉलिटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मीकांत को जब आप कवर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स, फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो 15 दिन में कवर करने वाला वीडियो है उसके चक्कर में मत पड़िए। फर्स्ट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट आप कर पाएंगे अच्छे से। आप 2 मंथ्स में करेंगे, 80 चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर स्किप भी करेंगे, क्योंकि स्किप कहने का मतलब पढ़ेंगे लेकिन उसको इतना रटना नहीं होगा। पॉलिटिकल डायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं रटनी पड़ेगी। इवोल्यूशन की बात होगी कि कौन पहले प्रधानमंत्री बना, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या था, ये सब रटना नहीं है उतना। तो आप 2 मंथ्स में 40 चैप्टर्स ईच मंथ करेंगे। आप कभी कभी ऐसा होगा कि एक दिन में 7 to 8 चैप्टर्स हो जाएगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला जो चैप्टर है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला चैप्टर है, उसमें आप लगभग 10 चैप्टर्स आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
तो आपके पास फिर 30 ही बचेगा। तो एक दिन में 2 चैप्टर आपको लेके चलना है एवरीडे। तो टोटल 60 डेज़ है, आप 2 चैप्टर भी करते हैं एक दिन में तो एनफ है, 120 चैप्टर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपके पास 80 चैप्टर ही आपको करना है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 3 बार तो एटलीस्ट रिवीजन के साथ होना ही चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि रट लो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, रट लो, रटना पड़ेगा, मस्ट है। बिना रटे प्रीलिम्स में क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आप एलिमिनेट नहीं कर सकते वो ओनली। अब आप एलिमिनेट करना इज़ वेरी टफ़, क्योंकि अब वो ओनली एंड ये सब पूछ रहा है कि ओनली वन कौन सा, ओनली 2 सेंटेंस, ओनली 3, नन, ऐसा पूछा उसने। एक आपने एलिमिनेट कर दिया मान लेते हैं, फिर 2 3 है, एक एलिमिनेट कर दिया, तो एक एलिमिनेट कर दिया तो 3 तो नहीं होगा, ख़त्म। यानी 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब आपको याद नहीं है, आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे ना। पहले होता था कि 1 और 2 है तो 1 जिसमें आया सबको एलिमिनेट कर दो, ऐसा तो है नहीं अब, तो वो ये मुश्किल है। तो अब रटना ही पड़ेगा, रटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको कवर कीजिए। इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट का यानी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का अलग एक वीडियो लेके आऊँगा प्रीलिम्स के लिए। और कोई भी हो कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई नया वीडियो लाना हो वो आप बताइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी